शुरू होती है राइट टू प्रॉपर्टी से, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 91F में, और आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। और जहां हम सोशल जस्टिस की बात अगर करें तो यहाँ पे इससे एक आइडिया आता है और एक एम हमारा रहता है कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, और सेंट्रलाइज्ड पावर जो होता है उसको डिसेंट्रलाइज्ड करना है। तो जैसे ही गवर्नमेंट में आती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जितने भी कांग्रेस के मोस्टली पर्सन वही थे, तो उनका एम यही था कि सोशलिज्म की ओर बढ़ना है। तो पहला प्रोविजनल असेंबली तैयार होता है, ठीक है। तो इनको सोशल जस्टिस करने के लिए आगे बढ़ना है। तो सबसे बड़ा हर्डल रहता है जमींदारी प्रथा, और यहाँ पे वो राइट टू प्रॉपर्टी डाल दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और जमींदारी प्रथा जो है वो कुछ विशेष आदमी के पास ज्यादा जमीन होती है, जिसको कि वही हुआ सेंट्रलाइज्ड पावर। कुछ आदमी के पास ज्यादा जमीन है और कुछ के पास कुछ भी जमीन नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला बिल पास किया जाता है बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से। और सबसे बड़ा हर्डल रहता है राइट टू प्रॉपर्टी, और इसका एम था गवर्नमेंट ऑफ बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का कि लैंडलेस लेबर को लैंड दिया जाए। तो इसके लिए ये एक्ट लाया गया। तो जमींदार इसको चैलेंज किया, इस लेजिस्लेशन को, और हाई कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो उसके बाद तो इस तरीके से जो एम था कि सोशल जस्टिस देना है, तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी के कारण हम नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है। वही सब असेंबली में है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था, और वही आदमी फिर से आके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहा है। तो पहला अमेंडमेंट आया था जिसमें कि हमने आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B दैट इज 31A 31B को ऐड किया गया था, जिसमें कि 9th शेड्यूल्ड जोड़ा गया था। और 9th शेड्यूल में जिस किसी भी एक्ट को डाल दिया जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ये पहला हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 1951 में आया था, ठीक है। एक लेजिस्लेशन के द्वारा डाला गया था। तो एक चीज यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है कि 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ थ्रू आर्टिकल 368, लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है कि उस टाइम पे राज्यसभा नहीं बना था हमारा। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ राज्यसभा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। तो इस तरीके से एक चीज बोला जा सकता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ठीक है। तो यहां तक हो गई बात। तो उसके बाद इसमें जो है अब बात करेंगे आर्टिकल 13 की कुछ, ठीक है। यहाँ तक इतनी कहानी हो गई, 31A 31B जोड़ दिया गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 की, जिसमें कि हम लॉ की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 में पहला है 31
13 सबसेक्शन 1, 13 सबसेक्शन 2, 13 सबसेक्शन 3। 13 सबसेक्शन 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल के लॉ के लिए, 13(2) बात कर रहा है यहाँ पे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, और 13(3) बात करता है लॉ के लिए। तो यहाँ पे लॉ क्या है इस चीज की बात कर रहा है 13(3). आर्टिकल 13(3) में लॉ, थोड़ा सा इसको पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 13(3) में क्या है? आर्टिकल 13(3) में है कि लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। और फुल स्टॉप है इसके बाद, ठीक है। फुल स्टॉप है, इसका मतलब है कि ये जो सब सेक्शन है ये एग्जॉस्टेड है, कंप्लीट है। ये ना ही इसमें ईटीसी दिया गया है या और किसी चीज का मेंशन नहीं किया गया है। तो बात यहाँ पे उठ के आई कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो यहाँ पर किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो लॉ होगा या नहीं होगा। इस पे केस आता है आगे जाकर के सांकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है। और आर्टिकल 13 नॉर्मली समझ ये बोल रहा है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट या डेरोगेशन में होगा तो वो लॉ वॉइड होगा। आर्टिकल 13 इसकी बात करता है। तो यहाँ पे लॉ क्या क्या है? लॉ को इंक्लूड कर रहा है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज, इस सब चीज को लॉ माना गया है। और जो लॉ फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट होगा उसका रिव्यू किया जाएगा। लेकिन कौन सा लॉ? जो लॉ यहाँ पर दिया गया है। वही बात आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है कि नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ होगा तब तो इसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाता है तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो इसी पे आ रहा है सांकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो 368 को अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया आर्टिकल 31A, 31B फंडामेंटल राइट में, ठीक है, जिसके कारण की फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है। और अब क्वेश्चन आ रहा है कि जब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अगर आर्टिकल 13(3) के अंदर आ रहा है तो अगर वो वायोलेट करेगा फंडामेंटल राइट को तो वो इसका अमेंडमेंट रिव्यू किया जा सकता है कि नहीं। तो इसमें बोला गया था, एक सांकरी प्रसाद के केस में बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है हाँ एक मिनट, हाँ सुप्रीम कोर्ट इसमें बोला था कि पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड अंडर आर्टिकल 368 and article 13(2) doesn't include constitutional amendment, so it can't be reviewed. article 33, तो article 13(3) जो है, article 13 subsection 3 सब क्लॉज 3, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें वेस्टेड नहीं है, इसलिए इसका रिव्यू नहीं किया जा सकता है। सांकरी प्रसाद के केस में 13(3) में जो लॉ दिया गया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एडेड नहीं माना गया। और इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि इंटरेस्ट देखा जाता है, बेसिक फंडामेंटल जो होता है इंटरप्रेट करने का। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पहले इंडिविजुअल का इंटरेस्ट
इंडिविजुअल से बड़ा सोसाइटी का इंटरेस्ट, सोसाइटी से बड़ा नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस जगह इस डिसीजन पे आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ में नहीं इंक्लूड कर रहा है, तो इसको रिव्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट गॉट फेवर बाय सुप्रीम कोर्ट एंड तो स्टेट गवर्नमेंट फेवर मिल गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को, और भी लेजिस्लेशन ला के लैंड रिफॉर्म करने का। ठीक है, तो इसी तरीके से, लेकिन यहीं पे ये केस रुकता नहीं है, आगे भी होता है केस। तो आगे केस हो रहा है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इसमें 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था, और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी में जो था, और भी ज्यादा लैंड रिफॉर्म की चीजों को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था कि जिसका कि रिव्यू फिर से नहीं हो। तो इसमें फिर से वही बात आ रही है कि राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी वायोलेटेड और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोला है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन वायोलेट ऑल्सो फंडामेंटल राइट। यहाँ पे सांकरी प्रसाद के रेशियो को अपहेल्ड किया गया, और यहाँ पे एक स्टेप उससे आगे बढ़ के यहाँ तक पावर दे दिया है पार्लियामेंट को कि वो फंडामेंटल राइट भी वायोलेट कर सकता है आर्टिकल 368 को यूज करके, जो कि अनलिमिटेड पावर हो गया है लेजिस्लेचर को। ठीक है, और यहाँ पे इस केस में डिसेंटिंग जजमेंट जो था, माइनॉरिटी जजमेंट, उसमें जस्टिस हिदायतुल्लाह और मधुलकर इस चीज का विरोध किए थे। इसका मतलब बढ़िया, मतलब कि बुरा कॉन्सिक्वेंसेज आएगा, इस तरीके का वो फोर्सी कर चुके थे उस टाइम पे। ठीक है, तब आगे आता है केस गोलकनाथ वर्सेस गोलकनाथ आया था केस लेके। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट रियलाइज किया था पिछले केस में जो गलती किया था वो, कि गिविंग द अनफेटर्ड पावर इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। तो आज आप दे रहे हैं अनफेटर्ड पावर, वो आगे जाके और भी, आज तो आप राइट टू प्रॉपर्टी के लिए दे रहे हैं, और भी जाके इस तरीके से वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकता है। तो यहाँ पे जुडिशियरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, और वो ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद उसको पता चला कि आर्टिकल 368 जो है सिर्फ ये प्रिस्क्राइब कर रहा है कि द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल जो था आर्टिकल 368, उसमें सिर्फ प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी, नॉट गिविंग द पावर नहीं दिया गया था, आपको सिर्फ प्रोसीजर दिया गया है 368 में। ये रियलाइज किया जुडिशियरी, और उसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डजंट वांट गिव पावर, सो पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट इज अनअमेंडेबल। अगर आपको इसको अमेंड करना है तो नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म कीजिए, फिर उसके बाद अमेंड कीजिए फंडामेंटल राइट में। ठीक है, जो कि बहुत ही टफ काम था। और इस जजमेंट का जो था प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता, इसमें बोला गया था ये चीज। तब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का। तो इंदिरा गांधी आती है लेके अमेंडमेंट 24th, 25th, 29th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि वो आर्टिकल 368 में पावर इंक्लूड कर देती है। इससे क्या हो जाता है कि पावर जो है, अगर पावर जो वो इंक्लूड कर रही है कि पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा पावर मिल रहा है। ठीक है,
पावर ऑफ पार्लियामेंट इज एट पार विद द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसके बाद 24th अमेंडमेंट करके ये 24th अमेंडमेंट में आर्टिकल 13 में एक और सब क्लॉज जोड़ा 13(4), जिसमें कि ये बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लॉ। ठीक है। उसके बाद 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में सोशल जस्टिस को फंडामेंटल राइट से ज्यादा बड़ा रखा। इसमें क्या हुआ, एक सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लेजिस्लेशन बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू इस बेसिस पे नहीं करेगी कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को वायोलेट करती है। 13(1) आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में सोशल जस्टिस को फंडामेंटल राइट से बड़ा रखा गया और ये बताया गया कि सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लेजिस्लेशन बनाई गई तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू इस बेसिस पे नहीं करेगी कि वो आर्टिकल 14 और 19 को वायोलेट करती है। ठीक है, आवाज जा रही है? चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसा करके सारा अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट गॉट एक्सट्रीम पावर। तो पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा पावर मिल गया है। वो इस तरीके से और ज्यादा पावर मतलब कि लेके ये चाह रही थी कि रिव्यू पावर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का उसको खत्म, उससे बहुत आगे निकल जाए। तो इस लेजिस्लेशन का चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती केस के द्वारा। इसका है ऑल इंडिया रिपोर्ट 1973 S1461 केशवानंद भारती केस का। तो इसमें एक मठ का लैंड जो है वो केरला गवर्नमेंट के द्वारा विदाउट परमिशन ऑफ केशवानंद भारती ले लिया गया था। तो केशवानंद भारती कोर्ट में मूव करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज राइट व्हिच वाज अवेलेबल टू हिम अंडर आर्टिकल 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 26 बात करता है मैनेजिंग योर ओन रिलीजियस प्रॉपर्टी। तो इस आर्टिकल के बेसिस पे वो ये केस करता है और इसमें केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट आता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th, 25th और 29th जो कि अमेंडमेंट किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, इसको चैलेंज किया गया। और इसमें इस तरीके का आया क्या इशू की किस एक्सटेंट तक पार्लियामेंट को अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए अलाउ किया जाए, और अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड और अनलिमिटेड, ये सब इशू था। उसके बाद एक इशू ये भी था कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो प्योर फेडरल था उसकी भी बात हुई है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारी चीजों की बात हुई है इसमें। ठीक है, तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोला है कि एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट बाय द पार्लियामेंट बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। वो सारे अमेंडमेंट जो की थी इंदिरा गांधी, उस सब को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक नया टर्म लाया गया बेसिक स्ट्रक्चर। आप किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट का अमेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो सुप्रीम कि यू विल अमेंड एंड आई विल डिसाइड, कि तुम अमेंड करोगे और मैं बताऊंगा कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर होगा नहीं होगा। उस केस में कुछ इलस्ट्रेशन दिया गया था कौन कौन सा होगा।
supremacy of constitution, republican and democratic form of government, secularism, separation of power, फेडरल कैरेक्टर, ये सारी चीजें जो होगी ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का बात आया है, तो इसमें बात आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर आया कहाँ से है। सबसे पहली बार सुना गया बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर नई टर्मिनोलॉजी थी जिसका की ओरिजिन है जर्मनी में। जब हिटलर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके उसका वायोलेट करते हुए पूरे तरीके से गंद मचा चुका था वो कॉन्स्टिट्यूशन का, तब नाजी रेजिम जो है वहीं से बेसिक स्ट्रक्चर आया यहाँ पे। और बेसिक स्ट्रक्चर अभी जैसे कि जर्मनी की बात कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पहले भी था, बहुत दिन से चल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि कुछ बेसिक होता है प्रिंसिपल जिसको कि आप खत्म नहीं कर सकते, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, दो सेब रखा हुआ है, कोई सेब है काश्मीरी और कोई है हिमाचल प्रदेश का सेब है, तो आप देखोगे कि काश्मीरी सेब का एक अलग रेट रहता है, ज्यादा भाव रहता है उसका। क्यों रहता है? क्योंकि वो उसकी स्पेशलिटी है, वो बेसिक उसका है, तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है, किसी चीज का स्पेशलिटी होता है जिसको कि आप खत्म नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो फेडरल कैरेक्टर, अच्छा इस हमारे केसमेट में जो फर्स्ट टॉपिक में ही दिया गया है, केशवानंद भारती केस को जो दिया गया है, इसमें एक क्यों दिया गया है, इसका एक रीजन ये हो सकता है कि फेडरल कैरेक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है किसी भी बेसिस पे, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसका एंड किसी भी मतलब के किसी भी एस्पेक्ट में इसको इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है, ना ही सेंटर करेगा स्टेट के लिए, ना ही स्टेट करेगा सेंटर के लिए। तो एक ये था इसमें कि सेंटर स्टेट में जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो फेडरल कैरेक्टर को बचाने के लिए आप इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब कि इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, सेंटर और स्टेट को बना के रखना है। इसलिए केशवानंद भारती केस को इसमें लाया गया होगा, क्योंकि इसमें फेडरल कैरेक्टर को बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया था। और बेसिक स्ट्रक्चर पे बहुत बात हो सकती है, जहाँ तक बात है केस खत्म होने की तो हो चुकी है अभी तक में। अब पूछो, कुछ बोलना है तो बोलो। केशव, हाँ, तुम जो केस बताए हो तो इसमें जो है मतलब केसमेट में जितना मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 13 जजेस की बेंच बैठी थी ना, 13 या 14, कितने की बैठी थी इसमें? 12? 13 की बैठे थे। 13 ना, हाँ। तो इसमें क्या किया ना, वही सब जजेस का ना क्या क्या उन्होंने बताया है, रिव्यू दिया है ना कि प्रेम्बल के बारे में जो शुरू में जो जस्टिस थे उन्होंने कुछ अलग बताया है। किसी ने ये बोला है कि नेहरू जी ये चाह रहे थे कि हाँ इसमें सोशलिस्ट रिपब्लिक और ऐसा हो, तो मतलब तुम बताए हो वो तो अलग है थोड़ा, है ना? देखो, इसमें क्या हुआ था ना कि केस जो है बहुत ही क्रिटिकल, मतलब कि समझो कि 7:6 में आया है इसका जजमेंट। 7 जज फेवर में था, 6 जज फेवर नहीं किया था इस जजमेंट का। यहाँ पे तो एक चीज तो मानने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट खुद को अपना ये मान लिया है, जहाँ की एनजैक आया था जिसमें कि पार्लियामेंट इसको
ये जो अभी चल रहा है, क्या चल रहा है, जज को सुप्रीम कोर्ट में जो जज को बनाते हैं, कोलिजियम कोलिजियम। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात आई, तो वहाँ पे एनजैक को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था कि मतलब कि जुडिशियरी जो है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर में ले लिया और बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पे अपर हैंड पे है ही, और यहाँ पे बहुत तगड़ा कन्फ्लिक्ट था। 6 जज नहीं थे फेवर में, 7 जज फेवर में था। और यहाँ एक चीज और हुआ था कि एक जज जो रिटायर करने वाला था, चीफ जस्टिस, हाँ हाँ। उसके जगह पे जो नया जज आता वो था एन राय। उसको प्रमोट किया गया था साइड लाइन करके बहुत सारे सीनियर जज को, बस इसलिए कि तुम एक इस फेवर में दोगे जजमेंट। यहाँ तक हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट में, एन राय को प्रमोट करके लाया गया था। और अभी भी वही चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जब कभी ऐसा होता है तो वो साइड लाइन करके सीनियर को, और जो उसके फेवर का होता है उसको ले आता है। नहीं तो जो फेवर में जो जजमेंट देता है और हम्म, उसको वैसा वैसा जस्टिस को भी तो जो कोलिजियम वाले जो ग्रुप में रहते हैं वही लोग उसको अपॉइंट करते हैं ना, कि तुमको इसी फेवर में क्या बोलते हैं जस्टिस देना है, मतलब जजमेंट देना है। ऐसा ही होता है ना। नहीं, वहां पे तो बेंच बैठता है, तो बेंच में जिसका मन होगा वैसा करेगा ना। तेरह का बेंच हाँ। बैठा है, तो उसमें एक को इसीलिए लाया गया था ही कि आप इसके फेवर में करोगे। और वो डिसाइड तो चीफ जस्टिस ही करेगा ना कि किसको कहाँ बिठाना है, किसको भेजना है इस केस के लिए। हम्म। या कौन करता है ये नहीं मालूम है कि किसको कौन सा केस जाएगा। हाँ, सीजीआई करता है। सीजीआई करता है। नहीं करता, हाँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है यार। नॉर्मली ले लो ना, कि दुर्योधन अरे पांडव को ले बेसिक लो। देखो। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 5-6 तो हाँ बस वही है बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ। फेडरलिज्म तो होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सेक्युलरिज्म इंडिपेंडेंस ऑफ होना जुडिशरी चाहिए। होना चाहिए। हम्म यही सब जो है वह बस वही है बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर किसी। उसका समझना है तो सीधा प्रेम्बल जो है सिंपल उसको याद कर लो। उसमें जो 5-6 वर्ड दिया हुआ है, हम्म 5-6 नहीं मतलब दिया तो ज्यादा है, लेकिन 5-6 याद कर लो। हम्म बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। अब सभी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर होता है कुछ ना कुछ। वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी आदमी का। आदमी का भी किसी किसी का भी ले लो, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस सब को रखा गया स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में, जिसको कि हम बेसिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। दुर्योधन पांडव की बात ले लो, उसी परिवार में उसी माहौल में पला बढ़ा है। लेकिन दुर्योधन किस तरीके से सोचता है और पांडव किस तरीके से सोच रहा है, जबकि एक ही माहौल में वो पला बढ़ा है। तो दुर्योधन का अलग स्पेशल कैरेक्टर है और पांडव का अलग स्पेशल कैरेक्टर है। तो वही उसको स्पेशल बनाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल, यही जो 5-6 चीज धीरे धीरे आगे बढ़ा के जो बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, वही सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल कैरेक्टर है, जिसको कि हम लोग बेसिक फीचर बोल रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और जब ये केस चल रहा था उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था। यहाँ तक एक चीज़ और देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है बहुत सारा, लेकिन क्या उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है? इम्प्लीमेंट उसको क्या कौन करेगा? वो तो गवर्नमेंट ही करेगी। अगर अगर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट दोनों साथ में नहीं, मतलब कि फेवर नहीं करेगी एक दूसरे को, तो स्टेट नहीं चल पाएगा तरीके से। आप जजमेंट दे रहे हैं, लेकिन उसको तो तरीके से इम्प्लीमेंट करने का पावर स्टेट को ही है। आप जजमेंट लाते रहिए, करते रहिए। वही एक हुआ था
बनारस में एक कब्रिस्तान को लेके उसी टाइम पे केस था। तो वो कब्रिस्तान में हुआ था केस क्या कि एक शिया बोल रहा था कि ये मेरा है, सुन्नी बोल रहा था कि मेरा है। तो सुप्रीम कोर्ट शिया के फेवर में दिया था जजमेंट वहां पे, और सुन्नी के जज में सुन्नी के फेवर में नहीं दिया था। और ये भी बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट कि सुन्नी के कब्र को जो है वहां से रिमूव किया जाए। और डीएम जो था बनारस का वहां पे, वो इस चीज को करने से रिफ्यूज कर दिया। वो बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट लगा रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, और गवर्नमेंट इसको डीएम को बोल रहा है, डीएम बोल रहा है कि नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सीरियस इशू आ जाएगा। अगर आप मतलब कि ये कर सकते हैं, इतना कर दीजिए कि वो मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे, लेकिन हम नहीं करेंगे इस चीज को। तो इसी सब को इशू को सुलझाने के लिए ऐसा किया गया था। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ, ये करो वो करो। बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है, कौन सा डाइवर्सिटी, जो हर जगह का अपना अपना बेसिक फीचर होता है। सब जगह की डाइवर्सिटी जैसे इंडिया में स्टार्टिंग से ही है, तो सब जगह जो डाइवर्सिटी है उसी को हर एक जगह का अपना अपना अलग अलग बेसिक फीचर है। केशव, एक बार तो केस लिखे हुआ है ना सीरीज वाइज? हाँ भाई साहब। हाँ, उसका एक बार फोटो भेज देना था हमको। हाँ, और कुछ बोलें क्या? और कुछ क्या? और कुछ छोड़े तुम? और कुछ तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है छोड़े तुम। और किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बताओ। मेरे को नहीं आया। क्या क्या? नहीं समझ? इसमें बहुत सारे केसेस का वो हुआ था ना, तुम डिस्कस किए, ठीक है। हाँ, अब क्या फिर करें, मोटा मोटी फिर से रिपीट करें क्या? नहीं नहीं नहीं, तो हम बताते हैं। वही- हाँ देख हाँ। राजन, पहला बार में ना एकदम एग्जैक्ट आर्टिकल याद करने का कोशिश मत कर, ठीक ना? पार्ट से याद करने का कोशिश कर। पार्ट 3 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4 बोलता है डीपीएसपी। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ पार्ट 3 और पार्ट 4 में। डीपीएसपी बोलता है कि आप ये जो रिसोर्सेज है इसको इक्वली डिवाइड करिए, ठीक है? सोशियो रिसोर्सेज इकोनॉमिक इक्वली पॉलिटिकल। डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा? जमींदार से उसका जमीन लेना होगा और किसान लोगों में बांटना होगा, ठीक? और आर्टिकल ये पार्ट 3 क्या बोलता है? फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, या आप किसी का प्रॉपर्टी उससे छीन नहीं सकते हैं, ठीक? सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट यही था कि स्टेट को प्रॉपर्टी छीनना है लेकिन फंडामेंटल राइट उसको छीनने नहीं दे रहा है। ये यही था ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक। तो अब बात हुआ कि अब प्रॉपर्टी तो भाई डीपीएसपी है, उस स्टेट को तो उसी के क्या बोलते हैं, उसी के फॉरवर्ड में काम करना है कि हाँ, हमको इक्वल जो रिसोर्सेज है, स्टेबिलिटी लाना है, लोगों में एक बराबरी लाना है सब में, हाँ, किसी के पास सोशलिस्ट। ज्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं, इक्वालिटी, ये सब जो बात हुआ है। डीपीएसपी कितना है? आर्टिकल 39 है शायद उसमें। तो अब हुआ कि फंडामेंटल राइट को हमको अमेंड करना है। फंडामेंटल राइट को हम अमेंड कैसे करें? तो पहला अमेंडमेंट हुआ, उस पर कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ, उसमें सीधा अमेंड करके ये कह दिया गया कि क्या कहा गया था? उसमें किया गया था 13(1)(a) और 13(b) ऐड किया गया था, ठीक है। और 13(b) के द्वारा जो है 9th शेड्यूल्ड ऐड किया गया था। और कोई भी एक्ट, अगर बिल ला के एक्ट बना के अगर उसको तुम 9th शेड्यूल में डाल दे रहे हो, तो उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। हाँ, और रिव्यू नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें कहने का मतलब है कि उसको इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। हाँ। हाँ, उसके बाद फिर ये हुआ, दो केस हुआ इसको लेके, यही जो 9 शेड्यूल वाला है। दो केस में सिमिलर जजमेंट दिया कि हाँ, 31 है उसके अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है, जो 9 शेड्यूल में जा रहा है,
वो वैलिड है, उसको रिव्यू नहीं किया जाएगा, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। फिर मैटर पलटा था गोलकनाथ से। हाँ, गोलकनाथ। गोलकनाथ में क्या बोल दिया कि जो आप ये आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ का डेफिनेशन दिया गया है, उस लॉ के डेफिनेशन में 368 में जो अमेंडमेंट होता है वो भी आएगा। यही बोला गया था ना मोटा मोटी। इसमें 368 में जो क्या बोले तुम, एक बार फिर से रिपीट करना। कि 368 में जो अमेंडमेंट किया जाता है, हाँ हाँ, उसमें प्रोसीजर है, पावर नहीं है। नहीं, उसमें कहा गया था ना कि आर्टिकल 13 में जो लॉ का डेफिनेशन दिया गया है, हाँ हाँ, उस डेफिनेशन में जो 368 में अमेंडमेंट हुआ है वो आएगा या नहीं आएगा। इसमें उसको जो लास्ट का जो केस हुआ था सज्जन सिंह का, सज्जन सिंह के केस में जो ये बोल दिया गया था कि अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी वायोलेट करके। लेकिन इसका तो निगेटिव इफेक्ट जा रहा है, क्योंकि अनलिमिटेड पावर दे रहा है ये लेजिस्लेचर को। तो वही रियलाइज यहाँ पे हो रहा है गोलकनाथ वाले में। तो गोलकनाथ वाले में बोल रहा है कि आप 368 में जो है प्रोसीजर दिया गया है, पावर नहीं दिया गया है, ठीक है। आप तो आपके पास पावर नहीं है, ऐसा बोला गया था उसमें। नहीं, गोलकनाथ में हाँ हाँ, इस चीज को क्लेरिफाई किया गया था केशवानंद भारती में। जब वो लोग ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपको पावर दिया गया है अमेंड करने का, और अमेंड करने का पावर को आप इक्वल नहीं मान सकते हैं रीराइट करने का पावर। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का पावर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास था। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा रीराइट नहीं कर सकते, उसको अमेंड कर सकते हैं। अब ये बोला कि ठीक है, ऐसा कैसे कर, ऐसा करने से हमको कौन रोक रहा है कि फिर हम इसको फिर से रीराइट नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पे वो लोग डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था कि आपके अंदर जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर दीजिए, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर है, अगर उसी को आप अमेंड कर दीजिएगा तो वो इक्वल हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के बराबर। कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का पावर आपके पास नहीं है, आप बस उसको अमेंड कर सकते हैं। हाँ, और जो तुम ये गोलकनाथ और पिछले वाले केस का डिफरेंस बता रहे थे, उसमें क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में दिया गया है कि लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को शामिल नहीं किया गया है, पिछले 2 केस में बोला गया था, इसलिए उसका रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन गोलकनाथ के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ के अंडर, जो 13(3) में लॉ है उसके अंडर ले लिया गया था, इंक्लूड कर लिया गया था इसमें। हाँ, जो 2 में नहीं हुआ था उसमें इसमें उसको ऐड इंक्लूड कर लिया था। अच्छा, और क्या बचा, एक तो 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल के अंदर जो लॉ जाता है, ये किसमें कहा था, मिनर्वा मिल्स में ना। मिनर्वा मिल्स केस भी आके जो है ना, ये केशवानंद भारती केस को और भी मजबूत करता है। अभी तो पढ़े नहीं है उसको अच्छे से। मिनर्वा मिल्स में कहा गया था कि उसके बाद वाले केस में कहा गया था, यही 2 केस। हेलो, हेलो, हाँ, कहा गया था कि जो 9 शेड्यूल के अंदर जो लॉ डाला गया है जिसको रिव्यू से बचाया जा रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आप जुडिशरी को इस चीज से नहीं रोक सकते हैं कि वो किसी लॉ को रिव्यू नहीं करें। लेकिन जुडिशरी वही केशवानंद भारती जिस दिन डिसाइड हुआ था, वो कहा था कि केशवानंद भारती के डिसाइड होने से पहले का जो लॉ है, पहले जो लॉ ऐड हो चुका है, हम उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन उस मतलब वही केशवानंद भारती का डेट क्या था, सचिन तेंदुलकर हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। 1973। 24 अप्रैल के पहले का हम जो लॉ ऐड हो चुका है उसको रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन 24 अप्रैल के बाद जितना भी लॉ आप
इसमें 9 शेड्यूल में ऐड करिएगा, उसका भी अगर जरूरत पड़ा तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और जब आप यही वही फिर घुमा फिरा के वही बात है कि जुडिशरी को रोक रहे हैं जुडिशियल रिव्यू करने से, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं। हेलो। हाँ, हाँ भाई। और कुछ बोल दें क्या एक्स्ट्रा? बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल की बात की, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बात किया गया है, इसमें ये बोला गया है कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इज इन द वायोलेशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया shall be unconstitutional to the extent of its inconsistency with part 3 of Constitution of India। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में दिया गया है, अगर इसके वायोलेशन में अगर कोई भी पहले बना हुआ जो है लॉ आता है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसका एक डॉक्ट्रिन भी है। बोल सकते हो, नहीं मालूम है अगर याद है। हमको याद नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ कुछ है वो अच्छा सा। अच्छा, ये जो तुम बोले ना, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी और हाँ, कॉन्ट्रवेंशन, इसी का डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, SEVERABI, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की जिस एक्सटेंट तक लॉ वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल को, फंडामेंटल राइट को, सिर्फ उसी एक्सटेंट तक हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। अगर पूरा हाँ, कर रहा है तो पूरा कर देंगे, अगर कुछ पार्ट कर रहा है तो कुछ पार्ट को ही करेंगे। हाँ, जितना पार्ट सही है उसको रख लेंगे, जितना पार्ट गलत है उसको हटा देंगे। तो यही जो हम लोग का IPC CRPC वगैरह, ये तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही है ना, तो यही राइडर बन रहा है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1। IPC CRPC बहुत सारा जो एक्ट इसके पहले आया हुआ था लॉ, उसको यहाँ पे एप्लीकेबल करने के लिए। क्या बोले केशव? जो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 है उसमें उसमें जो है ना प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात किया है, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में ये बोला है कि जो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करेगा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो वैलिड नहीं होगा। तो यहीं पे यही आर्टिकल जो है IPC CRPC वगैरह जो आया है उसको आगे लेके आ रहा है। सब क्लॉज 1 बोल रहे हो ना? हाँ, सब क्लॉज 1 ही बोल रहे हो ना 13 का? हाँ, हाँ, सब क्लॉज 1। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। इसी की बात करो ना? हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो देखो इसमें वायोलेट क्या कर सकता है, उस टाइम पे हमारे क्रांतिकारी वगैरह जो थे रिवॉल्यूशनरी, अगर कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलते थे तो ये बिल लेके आया था प्रेस के लिए, या इस तरीके के लिए क्लॉज लेके आता था कि विदाउट द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट यू कांट प्रेस, इस तरीके का आया था। प्री सेंसरशिप एक्ट कुछ आया था क्लॉज, या कुछ लेके आया था उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हमारा फंडामेंटल राइट इसी चीज को कर रहा है कि इस तरीके का जो होगा एक्ट, स्पीक अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमारा आर्टिकल 19 यही बोलता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, इसी चीज को रोक रहा है यहाँ पे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल 13(1).
तो जो चीज़ सही है उसको हम रखेंगे, जो फंडामेंटल राइट के वायोलेशन में होगा उसको हटा देंगे। तो ये सब लॉ जो था वायोलेशन में था, तो इन सब लॉ को हटाया गया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। और आर्टिकल 13(3) बहुत चीज़ को ऐड नहीं करता है, पर्सनल लॉ को भी ऐड नहीं करता है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को भी ऐड नहीं करता है। पर्सनल लॉ वाला जो के ये आया था, सायरा बानो वाला केस जो आया था, ये उसमें भी इसी तरीके का कुछ था केस। कौन कौन बच गया है? सब कोई हो या निकल लिए सब? है भाई। अ, भारतीय केस को फेडरल कैरेक्टर को लेकर, ठीक है। सेंटर स्टेट के किस मतलब कि सभी एस्पेक्ट को नहीं मतलब इंटरफेयर कर सकता है, हम्म। क्योंकि फेडरल कैरेक्टर जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हाँ भाई। तो एक लार्ज बेसिस पे आप मतलब कि कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं फेडरल कैरेक्टर को, कुछ बेसिस पे किया जाता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किया भी जा रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते हैं कि हमारा इंडिया जो है फेडरल कंट्री है। हाँ। ठीक है। फैन बढ़ा लेना, ठीक है थोड़ा। फेडरलिज्म जो है ना एक फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें कि पावर को शेयर किया जाता है 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट में, लोकल लेवल और नेशनल लेवल पे। ड्यूअल पॉलिटी का सिस्टम होता है ये। दोनों गवर्नमेंट के पास अपना ऑटोनॉमी होता है लॉ भाई बनाने। आया गेंडा स्वामी आया। अभी आया। सिस्टम जो है एक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें कि पावर शेयर होता है 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच, जिसमें कि एक होता है लोकल लेवल और एक नेशनल लेवल, जो कि डुअल पॉलिटी पे काम करता है। और ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनोमस ऑन इन इट्स ओन स्फेयर। तो दोनों गवर्नमेंट को अपने 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 स्फेयर में ऑटोनॉमी है। और ये जो होता है पावर जो होता है शेयर, रिटन एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है पावर शेयरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफेसर केसी वेयर क्या बोलते हैं फेडरलिज्म पे। तो फेडरलिज्म बेसिस पे जो गवर्नमेंट तैयार होता है उसके बारे में ये बोल रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट एज एन एसोसिएशन of states which has been formed for certain common purposes, but in which the member states retain a large measure of their original independence। तो ये यही बोल रहे हैं कि दो स्टेट और यूनियन किसी कॉमन पर्पस के लिए साथ आते हैं, और स्टेट के पास लार्ज मेजर मतलब कि लार्ज बेसिस पे इंडिपेंडेंस होता है उसको, ठीक है। ये था केसी वेयर का कहना, जो कि फेडरलिज्म को इस तरीके से बता रहे हैं। अब फेडरलिज्म का फीचर क्या होना चाहिए? राजेंद्र तुमसे बात हो रही थी फेडरलिज्म के फीचर पे, जो बता रहे थे कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्निंग द सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी document carrying the fundamental rules which are agreed before bringing the federal system into existence। वही कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए
पहले से तैयार होना चाहिए डॉक्यूमेंट, उस रूल जो फंडामेंटल रूल होगा उस एग्रीमेंट का। इस तरीके से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक वन वर्ड में बोल सकते हैं। फेडरलिज्म के पास एक, अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो उसके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के बीच जो है सेंटर और जो स्टेट का जो है के बीच में पार्टीशन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का। और उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी होना चाहिए टू सेटल द डिस्प्यूट। जब कोई लेजिस्लेटिव या और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी द्वारा कुछ किया जा रहा है तो उसको, उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, उसके अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट आ रहा है तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना चाहिए। और कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। अदर इंस्टीट्यूशन होगा एप्रोप्रिएट चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए फेडरलिज्म का। उसके बाद इसमें ड्यूअल सिटीजनशिप होना चाहिए, जैसे कि यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है, स्टेट का अलग सिटीजनशिप है और यूनियन का अलग सिटीजनशिप है। और पार्लियामेंट का 2 हाउस होना चाहिए। और स्टेट must have substantial influence over the constitutional amendment process. स्टेट का जो है, स्टेट को सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस, स्टेट का सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस में। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये रिजिड होगा, ठीक है, बहुत आसानी से नहीं कर सकते अमेंडमेंट। ये सारा होगा इसका फीचर। और हमारे ये कॉमन, मतलब कि यूनिवर्सल फेडरलिज्म की बात हो रही है जो यूएसए में फॉलो किया जाता है। तो फीचर क्या है अपने इंडियन फेडरलिज्म का? ना ही नॉट ट्रूली फेडरल इन, मतलब कि फेडरल इन नेचर में नहीं है ट्रूली। उसके बाद आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बोलता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस यहाँ पे जो फेडरलिज्म में बताया गया था कि एग्रीमेंट होना चाहिए यूनियन और स्टेट के बीच में, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मर्जर की बात है। अगर एग्रीमेंट होता है तो जब स्टेट का मन होगा सिसीड करने का तो वो सिसीड कर सकता है, लेकिन हमारे इंडियन फेडरलिज्म में सिसीड नहीं कर सकता है स्टेट। और इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी का फेडरेशन है, जिसमें कि अधिकतर पावर जो है सेंटर को दिया गया है, ठीक है। और कुछ बताएं? क्वासी फेडरलिज्म बताओ। क्वासी फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म के लिए आते हैं तो इसमें बात हो रहा है कि क्या इंडिया जो है ट्रूली फेडरल है नेचर वाइज। तो इसमें पहला आ रहा है, प्रोफेसर केसी वेयर की ही बात करेंगे कि इन प्रैक्टिस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली क्वासी फेडरल इन नेचर एंड डज नॉट कन्फर्म द टेस्ट ऑफ बीइंग ट्रूली फेडरल इन नेचर। तो ट्रूली फेडरल नहीं है ये। तो क्वासी फेडरल मतलब कि कंप्लीटली फेडरल नहीं है। मोस्ट पावर यहाँ पे सेंटर के पास दिया गया है, जो कि स्टेट और सेंटर के बीच में होना चाहिए। स्टेट के पास अधिक पावर होना चाहिए, जैसा कि फेडरलिज्म में दिया गया है। वो उसके पास बहुत सारा इंडिपेंडेंट पावर होना चाहिए, वो नहीं है। तो प्रोफेसर केसी वेयर जो है वही एक टर्म दिया है कि इंडिया जो है क्वासी फेडरल इन नेचर है। आइवर जेनिंग्स बोल रहा है कि however takes the view that India is a federation with a strong centralizing policy। क्वासी फेडरल प्रोफेसर केसी वेयर बोला है। आइवर जेनिंग्स बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग पॉलिसी का ये फेडरेशन है, ठीक है। उसके बाद डी बसु बोल रहा है कि आफ्टर अ फेयरली एक्सटेंसिव एनालिसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्योरली यूनिटरी बट is a combination of both।
डीडी बसु बोल रहा है कि बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एनालिसिस करने के बाद प्योरली यूनिटरी की बात कर रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन है दोनों का, फेडरल और यूनिटरी का। तो केसी वेयर बोल रहा है कि क्वासी फेडरल है, आइवर जेनिंग्स बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पॉलिसी, सेंट्रलाइजिंग पॉलिसी का ये फेडरेशन है। डीडी बसु बोल रहा है यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, दोनों है। ये वाला केस पढ़ना ना, उसमें और अच्छा से दिया हुआ रहेगा। कौन सा केस? वो वेस्ट बंगाल वाला, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर पे जो केस है ना, शायद वो वाला। देखो अब नहीं पता, वो केस तो नहीं पढ़े हैं। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यही बोला है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग बायस टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट अंडर सच अ स्ट्रक्चर while the center remains strong to prevent the development of vociferous tendencies, the states are made practically autonomous in ordinary times within the spheres allotted to them. ठीक है। फिसिफेरस टेंडेंसी की जो बात कर रहा है ना कि सेंटर को क्यों स्ट्रॉन्ग किया गया है, उस टाइम पे देखो सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने का रीजन ये रहा, उस टाइम पे हुआ था आज़ादी के समय हमारे यहाँ कि कुछ सिसीड कर जा रहे थे ना, बंटवारा हो गया, उसके बाद ये बोला गया कि किसको जाना है नहीं जाना है, मार काट, ये बहुत सारा चीज हुआ था उस टाइम पे, है ना। तो उसी टेंडेंसी को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया गया था सेंटर को। तो हम जो फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किए हैं, मतलब कि बायसनेस हुआ है सेंटर की तरफ, इसीलिए किया गया था इसको। कम्युनलिज्म ये सब उस टाइम पे हो रहा था, राइट हो गया था उस टाइम पे, यही सब चीज को लेकर। इसके लिए कॉसी फेडरल के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल जो एकदम तुमको एकदम याद होना चाहिए, तो लिखना चाहिए, आर्टिकल 3 है। हाँ बताओ। बताए क्या याद था हमको, रुको हमको याद करने दो पहले। फेडरलिज्म में क्या होता है कि स्टेट और सेंटर के पास एक तरह से तुम बोलो तो इक्वल पावर रहता है, ठीक ना, कि स्टेट का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, स्टेट का भी अपना एक रूल रहेगा, फिर वो अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करेगा, और सेंटर का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। लेकिन इंडिया में वो चीज नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक है, जिसको मतलब जिसके रिलेटेड जितना भी पावर है उसका पावर सिर्फ पार्लियामेंट यानी सेंटर को दिया गया है। ठीक, तो फेडरलिज्म का पहला पॉइंट यहाँ से खत्म होता है। दूसरा आता है डुअल सिटीजनशिप, ठीक ना, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप भी नहीं है। ठीक, और अब ये चीज मतलब हम लोग कहाँ से कंफर्म कर गए कि स्टेट के पास कम पावर है और सेंटर के पास ज्यादा पावर है, ठीक ना, क्योंकि फेडरलिज्म क्या कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, जो कि मतलब थोड़ा सा इक्वल पावर होना चाहिए। और अगर देना है तो थोड़ा सा स्टेट ही इसमें ज्यादा रहेगा, कम नहीं रहेगा स्टेट। और लेकिन हम लोग का आर्टिकल 3 जो पढ़ोगे जो यही बोलता है, मिलाइए काटिए तोड़िए मरोड़िए पूरा करिए स्टेट को, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज, नेम, ठीक ना, कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर जितने भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको आप मिलाइए, ठीक ना, उसका बाउंड्री हटाइए, कम करिए, ज्यादा करिए, उसका नाम बदलना है नाम बदल दीजिए, जो करना है आप कर सकते हैं। और इसका पावर किसको दिया गया? पार्लियामेंट को। और इस चीज को लेके जो ऑब्जेक्शन रेज करना होता है ना, वो ऑब्जेक्शन सिर्फ रेज किया जा सकता है, ठीक ना, उसको ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा जा सकता है कि स्टेट के लेजिस्लेशन ने कह दिया कि नहीं हम नहीं चाहते कि मेरा डिवीजन हो या मेरा नाम बदला जाए,
लेकिन ये एज अ एडवाइजरी है बस, कि देखो ना इसमें कहीं लिखा हुआ भी है हाँ ये। एडवाइजरी, उसका मतलब कि वो नहीं भी करेगा तो भी करेंगे। नॉर्मली ले लो ना तेलंगाना वाला इसका एग्जांपल भाई। हाँ ये वाला वर्ड देखो, ये इसका आर्टिकल 3 का प्रोवाइडेड एट पढ़ो, उसमें प्रोवाइडेड 3 दैट डॉट के बाद है द बिल हैज रिफर्ड बाय द बिल हैज बीन रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज। its views thereon within हाँ such period as may be specified in the reference, or within such further period as the हम्म President may allow and the period so specified or allowed has expired. तो बस यही वर्ड याद रखना है, एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज, यानी सिर्फ व्यू एक्सप्रेस करने का पावर दिया गया है लेजिस्लेटर को, ठीक ना। उसको पूरे तरीके से उस पर कॉन्फ्लिक्ट रेज नहीं कर सकता या उसको कहीं से रोक भी नहीं सकता है। हाँ, वहाँ तेलंगाना वाले में भी तो वही था, मन तो नहीं था लेकिन कर दिया। इसमें और हम्म बहुत सारा आर्टिकल है। पहले फेडरलिज्म में एक चीज और ऐड करेंगे, रेसिडियरी पावर जो होता है फेडरलिज्म में स्टेट को दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ किसको दिया गया है? सेंटर को दिया गया है। हम्म हाँ, और उसके बाद देखो बहुत सारा आर्टिकल है इसमें मेरे पास, जैसे कि एक और ये आर्टिकल है। कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट कहाँ पे है? क्या चीज? कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये स्केड्यूल में दिया गया है। उसमें भी ये चीज कहा गया है ना कि स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो कि स्टेट एग्री नहीं कर रहा है, ठीक ना, या फिर स्टेट से कॉन्फ्लिक्ट में है, तो अल्टीमेटली ये सेंटर कॉन्फ्लिक्ट वाला कहाँ, प्रिवेल करेगा। सेंटर वाला प्रिवेल करेगा, हाँ। ठीक ना। वहां से भी एग्जाम्पल ले सकते हो कॉशी फेडरलिज्म का। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या था कि ये जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है, इसको मतलब एक तरह से पूरा तरीका से ये नहीं कह दिया जाता है कि नहीं सेंटर का पावर ही सुपरसीड करेगा इसको। इस ये सिचुएशन में जहाँ स्टेट का एक अलग लॉ है, पार्लियामेंट का एक अलग लॉ है, दोनों का बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो जुडिशरी का काम इसमें एक्चुअल रूल होता है जुडिशरी का कि वो इसको डिस्प्यूट को सॉल्व करे, ठीक ना। जुडिशरी का काम एक डिसीजन दे देना नहीं होता है कि नहीं भैया कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा तो सेंट्रल को लॉ प्रिवेल करेगा। जुडिशरी इसमें ट्राई करेगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करें ठीक से, ठीक ना, ताकि दोनों का रहे, हाँ। ठीक ना। क्योंकि अगर फिर से वही एक को पूरा पावर दे दिया जाएगा ना, तो इंडिया का जो वही कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म, उसको फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वायलेट कर देगा। हाँ। इसलिए इसमें वही रहता है कि रिजॉल्व करना है इसमें, देखो बस इतना कुछ ही इनको पता और था। आर्टिकल हम बता सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल है 250, इसमें है कि पावर टू मेक लॉ ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑन स्टेट सब्जेक्ट। ये यहाँ भी सेंटर को स्ट्रांग पावर मिल रहा है। उसके बाद आर्टिकल 252, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट, ये भी है। अगर दो या दो से अधिक स्टेट अगर पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करने के लिए देता है तो वो नहीं होता है, वो भी यहाँ भी है। उसके बाद लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अब बंगाल के साथ में बांग्लादेश है, तीस्ता रिवर वाला जो हुआ था कन्फ्लिक्ट, ठीक है, उसमें बंगाल बोल रहा है कि नहीं आप मेरे से बिना पूछे कैसे कर लिए, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आर्टिकल 253 बोल रहा है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट में सेंटर को पावर है। यहाँ भी सेंटर अपर हैंड पे है। आर्टिकल 200 भी है, रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन ड्यूरिंग फिनेंशियल इमरजेंसी। और एक कॉन्सेप्ट क्या बताई थी मैम, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पढ़ा है कोई? हाँ बात करो ना।
पढ़ा है कुछ? थोड़ा मोड़ा आइडिया है, ध्यान नहीं है अच्छे से नहीं भाई हमको बस इसमें वही याद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये जो वो था, नरेंद्र मोदी का क्या डायलॉग है? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। ये वही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि सबका साथ रहेगा, यानी हर स्टेट और सेंटर का साथ रहेगा। उसके बाद स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में एक तरह से दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट भी करेंगे, ठीक ना? और वही सबका साथ, यही याद करना ना, इससे रिलेट करके थोड़ा सा हमको याद नहीं आ रहा है, इसी से रिलेट करके है। अच्छा, कि सबका साथ से तुम ये समझ लो कि सिर्फ स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टेट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको एक स्टेप और आगे लिया गया कि सिर्फ स्टेट का भी नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर डिस्ट्रिक्ट अपने लेवल पे काम करेगा, फिर वो काम फिर स्टेट मिलके वो स्टेट लेवल पे होगा, फिर हर स्टेट अपने लेवल पे काम करेगा, फिर वो जाके फिर अल्टीमेटली सेंटर पे जाएगा और फिर अल्टीमेटली पूरे नेशन का डेवलपमेंट होगा, ठीक ना? इसमें आता है कॉम्पिटिटिव कंपटीशन अमंग स्टेट, जो आजकल नहीं देखते हो कि हर स्टेट अपने में कॉम्पीट करता है कि हम ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, मेरे स्टेट में ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, अभी ये क्या आया था स्मार्ट सिटी वाला कॉन्सेप्ट, क्लीननेस, हाँ, जो ये था स्वच्छ भारत अभियान। सारे चीज में टॉप कर रहा है, हर स्टेट का भी कौन स्टेट किस में टॉप कर रहा है, स्वच्छता अभियान वाले में कौन शहर ज्यादा स्वच्छ है, ये सब चीज। उसके बाद क्राइम रिपोर्ट में भी जो होता है कि आपस में लोग एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, क्यों करेंगे? ताकि ये दिखा सके कि मतलब जो स्टेट के तरफ से इन लोगों को फेवर मिलता है या जो फंड्स आता है वो स्टेट इनको दे और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे। हाँ। ये हमको क्लियर याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, अभी हम देखें नोट्स तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें भी हम खाली इतना ही लिखे हुए हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे अच्छे से। हाँ, और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। और क्या करोगे, और कुछ नहीं है भाई, हो गया, दोनों पेज हम पढ़े नहीं है, थोड़ा बहुत याद है। मोटी हमको तुमको जल्दी जल्दी समझाना चाहे ना, हाँ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो एक लाइन 3 से 4 लाइन में हम क्लियर करेंगे। बताते हैं। देखो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है सोशल जस्टिस की बात करता है, ठीक है। और हमारा गवर्नमेंट जो था स्टार्टिंग से ही कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ रही थी और लास्टली एक समय आया कि सोशलिस्ट वो जोड़ भी दी थी इंदिरा गांधी बाद में, ठीक है। तो सोशल जस्टिस करने के लिए जो सबसे बड़ा मतलब कि ये था हर्डल हमारे बीच, वो था जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा जो था तो उसको मतलब कि लैंडलेस लेबर के बीच में जमीन देना था और ये लोग राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बना चुके थे, ठीक है। तो ये कुछ केस हुआ तो उसके बाद इसको मतलब कि खत्म कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है। कुछ लॉ बनाया गया तो माना नहीं गवर्नमेंट, मतलब कि सुप्रीम ये कोर्ट इसको। तब गवर्नमेंट आती है अमेंडमेंट लेके, पहला अमेंडमेंट जिसमें कि ये 9 हेलो बोलो। तो गवर्नमेंट आती हाँ है बोलो ना। हाँ, गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आती है 31A 31B जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और 31B के साथ वो 9th शेड्यूल लाती है। 9th शेड्यूल में ऐसा बोला गया है कि 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट डाला जाएगा उसका कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट यही करने लगा कि लैंड रिफॉर्म का एक्ट लाता, उसको 9th शेड्यूल में डाल देता था, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू हो नहीं पाता था। तो वहीं पे शंकरी प्रसाद का केस आया पहला, जिसमें कि आर्टिकल इसमें चैलेंज किया गया था कि मतलब कि
आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में जो है ना लॉ का डेफिनेशन दिया गया है कि लॉ क्या क्या हो सकता है। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं किया है, या ईटीसी या कोई भी वर्ड ही नहीं लिखा है, तो एग्जॉस्टिव बना के रखा है उसको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं किया गया है उसमें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है एक ब्रॉड मतलब कि ये लेते हुए पर्सपेक्टिव लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई नहीं करता है लॉ के अंदर, इसलिए हम इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ये बोल दिया। उसके बाद सज्जन सिंह का केस आता है, उसमें भी यही बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ के अंदर नहीं आता है, इसलिए इसका भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तब आता है केस गोलकनाथ का। गोलकनाथ का पहले केस में सज्जन सिंह वाले केस में जो बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ के अंदर नहीं आता इसलिए इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ के बोल दिया था कि फंडामेंटल राइट को भी वायोलेट करके पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। तो पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल गया था इसमें। तब गोलकनाथ का केस आया था, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इंक्लूड कर लिया गया था लॉ के अंदर। ठीक है। और उसके बाद पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने के लिए ये डायरेक्शन दिया गया था कि आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करो, उसके बाद अमेंडमेंट करो, तब आप कर सकते हो अमेंडमेंट, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है मतलब कि अमेंडमेंट करने का, क्योंकि आर्टिकल 368 सिर्फ प्रोसीजर की बात करती है, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर की बात नहीं करती है। तब इंदिरा गांधी आती है 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट लेके, जिसमें कि वो आर्टिकल 368 में पावर को इंक्लूड करती है और एक नया 13 में सब क्लॉज ऐड करती है, सब क्लॉज 4, जिसमें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोल देती है कि वो लॉ कंसीडर नहीं किया जाएगा। और एक आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में सोशल जस्टिस को फंडामेंटल राइट से ज़्यादा बड़ा बताती है। और इसका मतलब ये होता है कि सोशल जस्टिस को अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसका इस बात पे रिव्यू नहीं करेगी कि वो आर्टिकल 14 या 19 को वायोलेट करती है। तो यहाँ पे ये सब करके तो यहाँ पे पार्लियामेंट अपना पावर एक्सट्रीम कर ले रहा है। तब वहीं पे एक केस आता है केशवानंद भारती का केस, जिसमें कि इसके मठ का लैंड ले लिया था केरला गवर्नमेंट इसके बिना इसके परमिशन के। तो केशवानंद भारती इस पे केस करता है आर्टिकल 26 के बेसिस पे। आर्टिकल 26 बात करता है मैनेजिंग योर ओन रिलीजियस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आर्टिकल 26 के प्रोटेक्शन के लिए आता है। तब वही यहाँ पे बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट बाय द पार्लियामेंट बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। वो सारा चीज एक्सेप्ट कर लिया जो इंदिरा गांधी अमेंड की थी। ठीक है भाई, तुम पावर ले लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ भी मत मानो, सोशल जस्टिस को फंडामेंटल राइट से ऊपर रख लो, लेकिन वो सारा चीज एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया कि अमेंड इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन अमेंड बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। यहीं से आता है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। अब आया कुछ? हाँ भाई। देख राजन, तुमको और अच्छा से तुम कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है ना इसका, तो तुमको वो समझना होगा उस समय में इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था। हाँ, समझा? जो कि हमेशा सुनोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या किसी भी लॉ को कभी आइसोलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए। उस समय सिचुएशन क्या था कंट्री में, वो भी तुमको समझना होगा। ठीक ना? कि क्यों दो का जो शुरू का केस था उसमें क्यों कह दिया गया कि हाँ पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है वो सही है, फिर गोलकनाथ में अचानक इसको क्यों कर दिया गया। इसको समझने के लिए तुमको उस समय का सिचुएशन समझना होगा।
ठीक ना। शुरू का जो तो केस हुआ था वो नेहरू जी के साथ टाइम पे हुआ था। अब वही बात है कि जो कहते नहीं है कि अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग रहता है तो जुडिशरी थोड़ा सा वीक हो जाता है, और गवर्नमेंट अगर वीक रहता है तो जुडिशरी खुद ब खुद अपना पावर सुपरसीड करने लगता है, यानी थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगता है। हाँ तो बस मतलब यही। हाँ। कोलेशन गवर्नमेंट रहती है ना, जो हम्म। मतलब कि एक दूसरे मतलब जहाँ पे फुल सपोर्ट में पावर गवर्नमेंट नहीं रहती ना, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है सुपीरियर हो जाता है वहाँ पे, मतलब थोड़ा सा उसका अपर हैंड रहता है सुप्रीम कोर्ट का कोएलिशन गवर्नमेंट के हाँ, टाइम में। हम्म। मतलब देखो जैसे कि जब नेहरू जी अमेंडमेंट लाए, ठीक ना, तो अब सोचो उस समय जितना स्टेट है सबके अंदर कांग्रेस का सरकार है, सेंटर में कांग्रेस का सरकार है, और ऐसा भी नहीं है कि कम सीट का सरकार है, पूरा मेजोरिटी से सरकार है, राज्यसभा में पूरा मेजोरिटी है, लोकसभा में पूरा मेजोरिटी है। तो उस समय उनके किसी भी लॉ को लाए हुए को फिर, ठीक ना, उसको ऑब्जेक्ट करना ना एक बहुत मतलब क्या बोले कॉन्ट्रडिक्शन वाला सिचुएशन क्रिएट कर देगा। हाँ, तो उस टाइम पे जो हाँ। किया था उसका थ्योरी ये मतलब कि जैसे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर रहा है, वहाँ पे हम्म। इंटरेस्ट की बात की गई थी। यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट से बढ़ के सोसाइटी का इंटरेस्ट देखा जाता है, उसके बाद नेशन का इंटरेस्ट देखा जाता है। तो वहाँ पे ये था हाँ। दिया गया कि हाँ। आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट से आगे बढ़ के अगर सोसाइटी का इंटरेस्ट है तो उसको क्या वरीयता दी जाएगी, और सोसाइटी इंटरेस्ट अगर वायोलेट हो रहा है, अगर नेशनल इंटरेस्ट फल फूल रहा है तो नेशनल इंटरेस्ट को वरीयता दी जाएगी, इस तरीके की बात। तो यहाँ पे तो शंकरी प्रसाद के केस में इसीलिए किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना था, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी का इंटरेस्ट था। आप एक आदमी के पास ज्यादा जमीन दे रहे हैं, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है आपका। हम्म। तो यहाँ सोसाइटी इंटरेस्ट की बात करी गई थी। हाँ वो तो सही है, लेकिन वो बोल रहे हैं ना कि एक बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव से समझोगे ना तो थोड़ा और अच्छा हाँ समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ, वो समझ गए हम। वो जो हम्म। तुम बोल रहे हो उससे प्रैक्टिकल नॉलेज वो शानदार हाँ। है। हाँ, फिर क्योंकि उससे उसका फिर तुमको ये भी समझ में आएगा कि केशवानंद भारती में मतलब इतना जो कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ, वो इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों रेज हुआ था, इतना, हाँ क्योंकि एक्चुअली में उस समय किसको स्टॉप करना था, एक्चुअली में उस समय इसको रोकना था, इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को जो रोकना था। इसके बाद अमेंडमेंट किए जा रही थी, पार्लियामेंट का पावर सुपरसीड की जा रही थी, खुद को पूरा प्रोटेक्शन दी जा रही थी, ठीक ना, उससे रोकना था उसको, समझा। और बस वही सुप्रीम कोर्ट तो बस इंतजार कर रहा था कि कोई तो एक ऐसा मौका मिलेगा ही हमको, और वही मौका मिला इसमें केशवानंद भारती ने। तो केशवानंद भारती केस में वो जो है यही बोल दी कि बेसिक स्ट्रक्चर मतलब हाँ को अमेंड नहीं किया जा सकता करके, है ना। हाँ, बेसिक बेसिक। स्ट्रक्चर अमेंड करने से थोड़ा सा ना, अब लिखना तो अमेंड नहीं लिखना, समझने के लिए तुम ऐसे समझो ना, चेंज नहीं किया जा सकता है, हाँ ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का पावर नहीं है आपके पास, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। मतलब चेंज याद रखना, चेंज वर्ड सिर्फ समझने के लिए है तुमको, ठीक ना, कहीं लिखना मत इसको, हर जगह अमेंड ही लिखना। हम्म।